ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास के कौन कौन से चैप्टर्स को अभी फिलहाल में रिवाइज कर लेना चाहिए। कैपेसिटर के लिए जो है वो आपको 11th क्लास के किसी भी चैप्टर से आपको दिखेगा कि इसका लिंक नहीं है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि रिवीजन बहुत फास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप धैर्य रखिए, ये रिवीजन धीरे धीरे जो है वो फास्ट आपका होता जाएगा। आप मान करके चलिए कि टोटल 5 से 6 दिन, मतलब पूरा एक वीक चला जाएगा आपका एक चैप्टर को जो है वो रिवाइज करने में। 2 साल की आपकी जो तैयारी है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। कई दफा बच्चा क्या करता है भैया, नाम भी पूछो तो पूछेगा कि भैया ऑप्शन बताइए 4, तभी हम नाम बता पाएंगे। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। तो आज उन बच्चों से बात करने में आया हूं जो बच्चे 12th क्लास में मूव ऑन कर चुके हैं, जिनका 11th क्लास का पोर्शन हम लोग कैसे रिवीजन करने वाले हैं उस पर ध्यान देंगे, और साथ साथ 12th क्लास का चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास के कौन कौन से चैप्टर्स को अभी फिलहाल में रिवाइज कर लेना चाहिए, इस पे बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। और जो भी टॉपिक्स मैं यहां पे लिखने वाला हूं, उन टॉपिक्स को आप 12th क्लास के टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले 11th क्लास के उन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर लीजिए, सो दैट कि आपका 12th क्लास का जो ऑन गोइंग चैप्टर्स चल रहे हैं उनमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 12th क्लास में सबसे पहला चैप्टर जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ बच्चों का यह मानना होता है कि 11th क्लास हमारा बर्बाद हो गया, लेकिन हम 12th में ध्यान देंगे तो हमारा जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में हम कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला ही कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स को यदि आपको पढ़ना है तो आपको कुछ बेसिक चैप्टर 11th क्लास के कंप्लीट आपके होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स को लेकर के, सॉरी काइनेमैटिक्स से। तो हम सबसे पहले काइनेमैटिक्स प्लस वेक्टर, क्योंकि वेक्टर जो है वो बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी आप अगर रिवाइज करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले आपको काइनेमैटिक्स एंड देन फिर वेक्टर पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। देन उसके बाद फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल वाला जो पार्ट आता है उसमें वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए हमें वर्क पावर एनर्जी, इसमें हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगाते हैं, या फिर उसके साथ साथ वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरीके से लगाया जाता है, यह पार्ट आपको जरूर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना चाहिए। बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये मिनिमम 4 चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ जो इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हमें टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको एसएचएम का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप देखिए 11th क्लास के इन सभी चैप्टर्स पे आपका ध्यान जाना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है अपना कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए जो है वो आपको 11th क्लास के किसी भी चैप्टर से आपको दिखेगा कि इसका लिंक नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए आपको इन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट है। कैपेसिटर जो है वो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट चैप्टर कहलाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ने के लिए आपको पुराने किसी भी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है 11th क्लास के। तो कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनका 11th क्लास के किसी भी चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा लिंक दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद लेकिन यदि हम बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी जो चैप्टर है 12th क्लास का, उसके लिए आपको एसएचएम और प्लस वेव्स, इन दोनों चैप्टर का रिवीजन होना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर्स अगर आपके अच्छे हैं तो फिर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट सॉल्व करने में जो है वो कोई दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं आती है। और कुछ बेसिक मैथ्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि किसी भी फंक्शन का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं। तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए ऑल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, यही 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको 11th क्लास का
जो है वो इन चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो लगभग आपको इंडिपेंडेंट दिखाई पड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 11th क्लास का इन चैप्टर को आपको रिवीजन पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद हम 12th क्लास का जो कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। हालांकि सभी बैचेस में कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप रिवीजन प्लान कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट को रिवाइज करने से पहले आपको 11th क्लास के इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है एंड देन फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैट की तरफ मूव करना है। ओके, अब बात करते हैं कि 11th क्लास का बच्चा क्या गलती करता है जो कि 12th में उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला मिस्टेक जो 11th क्लास का बच्चा ये करता है कि वो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करने की वजह से उसके कॉन्सेप्ट्स जो वीक रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें, उसमें अगर आप लैमिस थ्योरम नहीं पढ़ रखा है आपने, या स्यूडो फोर्स नहीं पढ़ रखा है, या सेंट्रीफ्यूगल नहीं पढ़ रखा है, तो उसका खामियाजा आपको 12th क्लास में भुगतना पड़ेगा। तो आपको क्लासेस जो है वो रेगुलर आने हैं। अगर आप ऑफलाइन के छात्र हैं तो ऑफलाइन में रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिए। कोई भी लेक्चर का गैप नहीं होना चाहिए। 11th क्लास में आपने ये काम अगर किया है तो 12th क्लास में इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास आना है। दूसरी बात, प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो है वो क्लास में समझ जाता है। कई दफा बच्चा बोलता है कि क्लास में तो सर सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हम घर जाते हैं तो सवाल जब करने बैठते हैं तो 2-4 सवाल करने के बाद में अगर एक सवाल अटक जाता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बच्चों, आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि ये 10th क्लास का बोर्ड नहीं है जिसमें आपको 90 और 95% ऑफ द क्वेश्चंस आपसे हो जाते थे। यहां पे जो आपको स्ट्रेटेजिकली, लेट्स सपोज कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, टोटल मिलाकर के इंडिया में 44,000 सीट्स हैं एनआईटी और आईआईटी मिलाकर के, 44,000 सीट्स हैं। तो सीट्स का नंबर काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें पहुंचने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले ये समझना है कि रिवीजन जरूर अच्छे तरीके से आप प्लान कीजिए। ठीक है, चूंकि आप 12th क्लास के छात्र हैं तो आखिर 11th क्लास का रिवीजन कैसे करेंगे। तो देखिए, एक वीकेंड्स पे जो है वो आपको 11th क्लास का रिवीजन प्लान करना चाहिए और साथ साथ पर डे आपको लगभग 1 घंटे के आसपास जो है वो पर डे आपको 11th क्लास का कोई टॉपिक रिवाइज करना है। तो ध्यान रखिए, 11th क्लास का जो रिवीजन है वो 12th के साथ साथ ही होना चाहिए। तो रिवीजन जो है वो 11th क्लास के पोर्शन का, इसके लिए आपको डेली कितना रखना है भैया, 1 आवर डेली मिनिमम ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, 1 आवर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास नोट्स पलटेंगे और जो भी पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला का चार्ट देखेंगे। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि रिवीजन बहुत फास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप धैर्य रखिए, ये रिवीजन धीरे धीरे जो है वो फास्ट आपका होता जाएगा। किसी भी एक चैप्टर को कम से कम 3 या 4 बार आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। पहले बार जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि काफी समय लग रहा है, लेकिन दूसरे रिवीजन, तीसरे रिवीजन पे आपको लगेगा कि समय जो है वो अब कम लगता जा रहा है। तो 1 आवर में जो है वो आपको क्या करना है, पहले क्लास नोट्स रिवाइज करना है एंड देन फिर दूसरे दिन जो है वो उसी क्लास मतलब उसी चैप्टर का जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए अगर आपने, जैसे मान लीजिए हमारे मॉड्यूल में पहले टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपने 11th क्लास पढ़ रखा है यहां से तो आपने क्वेश्चन जरूर लगा रखे होंगे। तो उसमें जहां जहां पे आपने रेड मार्क कर रखा है, यानी कि जो जो क्वेश्चन आपका डाउट था उन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। टॉपिक वाइज की यदि बात करें तो उन क्वेश्चंस को करने के बाद में अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हो रहा है, 50% क्वेश्चन हो जा रहा है, 50% नहीं हो रहा है, तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको आकर के डाउट सेशन में आकर के पूछना है। और अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा डाउट इकट्ठा हो जाते हैं तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं उन डाउट्स को सॉल्व करने में। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि कम से कम 2 बार अटेम्प्टेड होना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी और सोर्स से उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक वाइज अगर कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है भैया, PYQ करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। किसी स्टैंडर्ड बुक को उठा सकते हैं या फिर हमारे मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। स्टैंडर्ड बुक में फायदा यह है कि उसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। सॉल्यूशन देख करके भी आप पहले जो है वो क्या करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो है वो PYQ अगर आपने पहले लगा रखा है, जो भी डाउट होगा वो उसको आपको पहले खुद से करना है। और अगर 2 अटेम्प्ट के बाद में अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हैं। सॉल्यूशन देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। इसमें लेकिन समय लगेगा। आप मान करके चलिए कि टोटल 5 से 6 दिन, मतलब पूरा 1 वीक चला जाएगा आपका एक चैप्टर को जो है वो रिवाइज करने में। तो एक चैप्टर करके आप टारगेट कीजिए। ठीक है, पूरे पहाड़ को एक साथ नहीं देखना है, स्टेप्स को देखना है।
स्टेप वाइज अगर आप चलते हैं, मान लीजिए कि पूरे 12th में अभी मान लीजिए 6 महीने या 5 महीने का और समय बचा हुआ है, तो 5 महीने के समय में अगर हफ्ते भर में अगर आप एक चैप्टर रिवाइज करते हैं तो 5 चौके 20 चैप्टर तो हो गया, और 20 चैप्टर है ही नहीं 11th में, समझ रहे हैं आप 12 है, तो भी अगर आपका मान लेते हैं कि 7 या 8 चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज्ड है, जब तक 12th क्लास का आपका सिलेबस खत्म होगा तब तक यदि आप मैकेनिक्स तक यानी रोटेशनल मोशन तक अगर अच्छे तरीके से रिवाइज कर जाते हैं तो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स बचे हुए समय में रिवाइज किए जा सकते हैं। तो पहले आपको ये अपने आप में सोचना पड़ेगा कि रिवीजन करना पॉसिबल है और स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ देखते हुए कि रिवीजन के लिए क्या करें क्या ना करें, इससे बढ़िया है कि रिवीजन करना आप स्टार्ट कीजिए, एक्ट करना स्टार्ट कीजिए, सोचना जो है बंद कीजिए। तो हर दिन जो है वो आप 1 घंटा अपना डेडिकेट कर दीजिए 11th क्लास के रिवीजन के लिए, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको करनी है, जो आपका ऑनगोइंग जो टॉपिक चल रहा है उसके आपको क्वेश्चंस रेगुलरली करने हैं, उसको आपको कमांड में रखना है, छोड़ना नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा कि 11th क्लास में आपको जितना समय लग जा रहा था क्वेश्चंस को पढ़ने में, समझने में और उसको अटेम्प्ट करने में, उससे जरूर कम समय अब लग रहा है। ये तो बात मैंने क्लासेस में बच्चों से पूछा है तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि 11th क्लास में हमारा माथा बुद्धि काम ही नहीं करता था, लेकिन अब 12th क्लास में जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम डेटा जो जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि इसमें कौन से टाइप का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लगेगा और फिर उसको अप्लाई भी कर पाते हैं। कई दफा कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से जो है वो क्वेश्चन रह जाता है, या फिर कॉन्सेप्ट सही नहीं क्लिक कर पा रहा है, इस वजह से क्वेश्चन रह जा रहा है। तो आपको क्या करना है, तीसरा जो आपका ऑनगोइंग टॉपिक है उसका क्वेश्चन आपको लगातार करना है। मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है, मान लीजिए टॉपिक वाइज हो या पीवाईक्यू हो या फिर रैंकर स्टफ हो, ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार किए जाने चाहिए, तो कॉन्सेप्ट जो है आपका स्ट्रेंथन हो पाएगा। और जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि अभी इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है क्लास में और आपने पहली बार कोई क्वेश्चन देखा, लेट्स से पोटेंशियोमीटर का, पहली बार पढ़ा आपने, समझ नहीं आया, क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो कुछ कॉन्सेप्ट लग गया, आंसर नहीं मैच कर रहा है, दोबारा अटेम्प्ट करेंगे दूसरे किसी तरीके से, क्लास में आप डाउट पूछेंगे, इस तरीके से आपका मान लेते हैं कि टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया, पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया, लेकिन वो कंप्लीट तो आपके तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें मान लीजिए कि 40% क्वेश्चन आपने किया था, 60% क्वेश्चन टीचर ने किया है। तो आपका काम यह है कि चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद में एक बार आपको वीकेंड पे बैठना है, समय देना पड़ेगा आपको, है ना। आपको जो वीकेंड पे जो है वो कम से कम 3 घंटे देने पड़ेंगे, जो आपका ऑनगोइंग टॉपिक चल रहा है उसी के पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज को एक बार दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए 2 वीक आपको लगेगा, 3-6 घंटे लगेंगे आपको पूरा टॉपिक वाइज और पूरा पीवाईक्यू और कम से कम हाफ रैंकर स्टफ के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो इनको आपको करना है, ठीक है। तो आप जो है वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस री अटेम्प्ट करने हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। ऑनगोइंग चैप्टर में जो भी आपका होमवर्क मिल रहा है उसको तो आपको करना ही है, साथ साथ जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो वीकेंड में एक बार बैठेंगे और टॉपिक वाइज में 1 से लेकर के मान लेते हैं कि 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपने पहले से कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट थे। जब एक बार आप पूरा क्वेश्चन एक साथ लगा लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हो जाएगा कि ठीक है ये चैप्टर अब कमांड में है। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू करने बैठेंगे। पीवाईक्यू में मान लेते हैं कि 70% क्वेश्चन हो गया, 30% क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप नोट्स को पलटेंगे, वहां पे हमने डाउट बता रखा होगा, वो डाउट से जो आप मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो देखिए, क्योंकि 2 चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि 12th क्लास का बच्चा जो है पहले बोर्ड का भी एग्जाम देने वाला है इस बार। तो हमारा जो सिलेबस है वो लगभग आप मान करके चलिए कि छठ पूजा के आसपास जो है वो ओवर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद घर की तरफ आपको बिल्कुल भी प्रस्थान नहीं करना है। आपको जब तक आपका जेईई का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको इधर ही टिके रहना है। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं तो करना क्या है मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं। लेट्स सपोज कि छठ पूजा के आसपास में आपका सिलेबस ओवर हो गया, उसके बाद आपको जो है बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या करेंगे भाई, बोर्ड एग्जाम का जो है वो टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा, आपको इंस्टीट्यूट पे आकर के उन टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना है
हालांकि इसको चेक करने की गारंटी हमारी नहीं रहेगी, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चेक करना आप समझ रहे हैं कि काफी मुश्किल पड़ता है। लेकिन हाँ, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है कि सर देख लीजिए इसका डेरिवेशन मैंने ठीक करा है या नहीं करा है, तो आप पर्सनली जो 1-on-1 मिल करके उसको कर सकते हैं। देखिए बेटा, पिछले 2 साल में लगभग, मतलब जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 2 साल की आपकी जो तैयारी है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। कई दफा बच्चा क्या करता है भैया, नाम भी पूछो तो पूछेगा कि भैया ऑप्शन बताइए 4, तभी हम नाम बता पाएंगे। तो मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिखने की जो आदत है वो आपकी खत्म हो चुकी है लगभग। तो हमें क्या करना है, जब आपका सिलेबस पूरा ओवर हो जाएगा उसके बाद हम 11th से स्टार्ट करेंगे, और बोर्ड का जो है वो पूरे के पूरे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के पोर्शन को 5 या 6 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, और आपको जो है वो आकर के यहाँ पे बोर्ड का भी जो है वो टेस्ट देना होगा। क्योंकि आपको देखिए 75% जो है वो क्वेश्चन मतलब नंबर जो है वो चाहिए ही, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, 75% नंबर जो है वो आने ही चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए। बोर्ड जो है वो अच्छे तरीके से जब तैयारी हो जाएगा आपका, उसके बाद हम लोग फिर से स्विच कर जाएंगे किस पे, जेई वाले मोड पे शिफ्ट कर जाएंगे। क्योंकि देखिए जनवरी शिफ्ट से पहले आपका बोर्ड पेपर नहीं होने वाला है, तो जनवरी शिफ्ट में जो है वो आपको पहले जेई का एग्जाम देना है, एंड देन फिर उसके बाद आपको गैप मिलेगा, उसमें आपको बोर्ड देना है, एंड देन फिर अप्रैल शिफ्ट में दोबारा से मेंस का एग्जाम देना है। देखिए घबराने की बात नहीं है, इतने सारे बच्चे तैयारी करते हैं, हम लोगों ने भी तैयारी जो है वो करी थी। आपको बस अभी कॉन्सेंट्रेट करना है। 12th क्लास का बच्चा जो है ना घबरा जल्दी जाता है। क्यों घबरा जाता है? ऐसा नहीं कि उसने पढ़ नहीं रखा है, पढ़ तो रखा है उसने, लेकिन उसके सामने में पूरा सिलेबस का पहाड़ दिख रहा है जो कि रिवीजन के लिए बचा हुआ है, और यही जो एंजाइटी क्रिएट करता है बच्चों में। तो यदि आप पहले से ही कमर कस लें और 12th क्लास के मतलब ऑनगोइंग चैप्टर्स को पढ़ते हुए कुछ समय निकाल करके रिवीजन अगर प्लान करना स्टार्ट करें, मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप एक बार करके देखिए। अगर आपका 11th क्लास का लेट्स सपोज काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यही 3 चैप्टर पहले अगर मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन में या 1 महीने में मान लीजिए कि आपने कर लिया, तो आपको जो है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है यार, इसको किया जा सकता है। किसी भी चीज को करने से पहले आपको पायलट प्रोजेक्ट रन करना पड़ता है। जब आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार ये चैप्टर्स आसानी से रिवाइज किए जा सकते हैं, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन रिवाइज किए जा सकते हैं, तो आप आगे आने वाले चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, अगर आप अच्छे छात्र हैं अगर, और आपने मॉड्यूल के सवाल अच्छे तरीके से लगा रखे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए। एचसी वर्मा के क्वेश्चंस अगर हो जाए, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि रोडोव के भी कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि पूरा बुक नहीं करना है, लेकिन हमें कमांड जो है पहले एचसी वर्मा पे करना है, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर एचसी वर्मा में सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, कई सारे बच्चे हमारे अटेम्प्ट करते रहते हैं, तो वो आकर के बीच बीच में पूछते भी रहते हैं। तो उन बच्चों ने जिन्होंने एचसी वर्मा अभी तक टच नहीं किया है, अगर आपने मॉड्यूल कवर कर लिया है, तो फिर आपको एचसी वर्मा उठा करके सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए रिवीजन पर्पस के लिए। आप जब एचसी वर्मा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, बिलीव मी, आपको ऐसा फील होगा कि आपने थ्योरी भी जो है वो रिवाइज कर लिया है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हैं कि वो थ्योरी भी, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते थ्योरी भी रिवाइज होता रहता है। और इसके लिए आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 नहीं करना है, एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं वो स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो आप पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एंड देन फिर उसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। बाकी अगर कोई भी आपको फर्दर रिक्वायरमेंट अगर है, आपको ऐसा नीड होता है कि आपको फील होता है कि हमें टीचर से जो बात करनी चाहिए, तो बहुत वेलकम है। सभी टीचर से आप इंडिविजुअली मिल सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये समस्या है, तो आकर के मिल करके सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, ये मत बोलिएगा कि सर रिवीजन कैसे किया जाए, पढ़ना है और क्या करना है। ये मत पूछिएगा कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें, पढ़ना है और क्या करना है। ये मत पूछिएगा कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, सुबह से उठते से लेकर रात के सोने के बीच में बाकी सारे काम के साथ साथ पढ़ना ही है। नहीं, पढ़ना है और उसके साथ साथ बाकी काम करना है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई ही आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखिए, जून का महीना जो है लगभग खत्म होने को आया है। इस साल में 6 महीने और जनवरी का मान लेते हैं 1 महीना, क्योंकि जनवरी में लास्ट में ही 21 तारीख के आसपास से जो एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो आपके पास लगभग 6.5 महीने का समय बचा है। उसमें फिर बीच में दिवाली, दशहरा, छठ और बाकी पर्व त्योहार भी आ जाएंगे, तो आप मान के चलिए उसमें भी 1 महीना आपका चला जाएगा। तो 5-5.5 महीने आपके पास बचते हैं जनवरी शिफ्ट के लिए। तो अभी से कमर कस लीजिए और
और कॉन्फिडेंस में रहिए थोड़ा सा, है ना। आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है, इतना जो है वो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, स्टेप वाइज चलेंगे तो सब कुछ जो है वो करना पॉसिबल है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। और कोई भी अगर फर्दर अगर कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है तो प्लीज हमसे आकर के मिलिएगा। धन्यवाद।